हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे चकाचक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 क्या है? तो चैप्टर नंबर 3 हमारा फरार है, जिसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है और उर्दू सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, तो आपको उर्दू सब्जेक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, दोस्तों को शेयर कर देना है और उसके बाद वीडियो को देखने के लिए आराम से बैठ जाना है, क्योंकि तमाम सवालों का जवाब मिलेगा और भी आसानी से मिलेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, हर सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। सवाल क्या है, जवाब उसका क्या है, तो जानते हैं इस तरह से कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 उसका नाम है फरार। सवाल को देखने से पहले यहाँ भी कुछ सवाल का जवाब मिल जाएगा। फरार के मुसन्निफ का नाम क्या है? फरार के मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। दोनों ही नाम से उनको हम जानते हैं। फरार के मुसन्निफ का नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन है। अब सैयद मोहम्मद मोहसिन कब कहाँ पैदा हो रहे हैं, क्या है उनके बारे में जानते हैं। तो सवाल नंबर 1, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। आगे चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस तारीख में हुई थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस तारीख में हुई थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। 1910 ईस्वी में पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। आगे चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? बहुत ही आसान है, इसके बताने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी जान लीजिए फरार ऊपर लिखा हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार हमारे निसाब में शामिल है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद साहब का नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अब्बू जान, उनके वालिद साहब का नाम क्या था? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के वालिद मोहतरम का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद साहब का नाम है। आगे चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो हमने आपको बताया था चैप्टर के दौरान कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन वो अफसाना निगार है जो नफ्सियात के मौजू पर, नफ्सियात के उन्वान पर महारत रखते थे। चुनांचे इनकी ज्यादातर कहानी नफ्सियाती नौयत की होगी, आगे भी हम जानेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। आगे चलते। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। ये थोड़ा सवाल को ध्यान से सुनना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। सवाल यह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने अपने पढ़ाने का जो आगाज किया था, तदरीसी कैरियर बोले तो पढ़ने पढ़ाने का जमाना, कि इन्होंने जो अपने पढ़ाने का आगाज किया था, मुलाजमत का आगाज किया था, उसके ऊपर 5 जुमले लिखने को कहते हैं। तो इस तरह से कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन सबसे पहले 1938 ईस्वी को पटना कॉलेज में शोबे फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल होते हैं। उसमें खिदमत करते हुए आगे कुछ दिनों के बाद फिर वो उनको डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1948 ईस्वी में शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हो जाते। फिर उसमें खिदमत करते हुए कुछ दिनों बोले तो कई सालों के बाद 1957 ईस्वी को उनका प्रमोशन हो जाता है और वो सदर शोबे नफ्सियात बन जाते हैं। सदर शोबे नफ्सियात की खिदमत अंजाम देते हुए लास्ट में 1974 ईस्वी को सैयद मोहम्मद मोहसिन का क्या हो जाता है, सुबुकदोश, यानी वो अपनी मुलाजमत से रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की सरगर्मियों पर 5 जुमले होते हमारे मुकम्मल। आगे चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। देखिए, जो छोटा सवाल है जिसका छोटा जवाब है, मैं बोर्ड पे भी लिख रखा हूँ, आपको ज़हन में भी याद होगा। यहाँ पे मसला यह है कि जो बड़े सवाल है, यानी तवील सवाल है, उसका जवाब हमें कैसे मिलना है और उसका जवाब हमें कैसे याद होगा। तो मैंने जो आपको बोला है उसे आप 2 से 3 बारी आगे पीछे करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि मेरा चैप्टर आप मुकम्मल सुनो तो आपको सारे सवाल का जवाब चैप्टर में ही मिल जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ, ताकि ये ना रहे कि सर ने सिर्फ चैप्टर पढ़ा दिया बस हो गया, उसका कुछ क्वेश्चन का आंसर वगैरह मिला ही नहीं, तो ऐसा नहीं रहेगा। करते आगे चलते। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तसनीफात का जिक्र कीजिए। तो देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश से हम शुरू करेंगे। कभी भी ना
किसी की शख्सियत के ऊपर जब बात करनी हो तो उनकी पैदाइश से शुरू करना ये बेस्ट रहता है, बढ़िया रहता है, यही तरीका भी है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी को पटना में होती है और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। वहीं से पढ़ने के बाद, वहीं से मुलाजमत करने के बाद वो साथ में तसनीफात यानी लिखने पढ़ने का, एक तरफ पढ़ा रहे तो दूसरी तरफ उनको क्या बोलते लिखने का भी शौक था। चुनांचे उन्होंने कई अफसानी मजमूए लिखे। उनके अफसानी मजमूओं में एक अफसानी मजमुआ है जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट, जो कि उर्दू दुनिया में, अफसानों की दुनिया में काफी मकबूल और मारूफ हुआ। और यही वो अफसानी मजमुआ है जो कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की शोहरत की वजह भी यही अफसानी मजमुआ है। इस अफसानी मजमुए को लिखने के बाद और इस मजमुए को शाये होने के बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पहचान अदबी दुनिया में काफी मशहूर हो जाती है। तो इस तरह से डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात इसी तरह से लिखना है आपको। चुनांचे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने वो 3 अफसानी मजमुए लिखे हैं। 3 अफसानी मजमुए हैं जिनमें से डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कई मजमुए लिखे हैं। उनमें से एक तो अफसानी मजमुए का नाम क्या है, अनोखी मुस्कुराहट, जो कि अफसानों का मजमुआ है। और एक है नफ्सियाती जाविये, जो कि नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। और एक है जख्म के फूल, जो कि शेरी मजमुआ है। इसके अलावा और भी कई किताबें इनकी शाये हो चुकी है, यानी मंजर आम पर पब्लिक में आ चुकी है। इस तरह से डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का बयान मुकम्मल हुआ। आगे चलते, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। चैप्टर को अपने जहन में ले रखिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की शख्सियत उर्दू अदब में, उर्दू अफसाना निगारी की दुनिया में काफ़ी अहम है और वो एक आला अफसाना निगारों की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। चुनांचे उन्होंने उनकी एक अफसानी मजमा जो कि अनोखी मुस्कुराहट है, जो कि उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल और मारूफ हुआ, और उसकी नफ्सियाती अनोखी मुस्कुराहट की ज़्यादातर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की ही है। खुद ये हमने जो पढ़ा फरार अफसाना है, ये खुद एक नफ्सियाती अफसाना है, लेकिन इसके बावजूद अनोखी मुस्कुराहट वो कहानी है जिसके अंदर एक किरदार है कि अफसाना निगार है, जो उसके अंदर एक लड़की है और वो लड़की का जो बाप है वो कब्र खोदने वाला है और उसका घर रहने सहने का जो इंतजाम है कब्र के पास में। जब भी कब्र खोदने का उसको ऑर्डर मिलता तब ये उसकी लड़की है, तो उसकी लड़की बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी में हंसने लगती है। जबकि कहीं ना कहीं वो एक गम की खबर है, कहीं ना कहीं उस कब्र जो इंसान मरता है उससे कितने लोगों के घर में क्या होता है भाई, गम का माहौल होता है, वहां पे इसको खुशी होती है कब्र खोदने के ऑर्डर के मिलने पर। यही इसी तरह चलता रहता है और वो जो लड़की है उसकी हालत ऐसी हो जाती है, खुद उसके वालिद, खुद उसका बाप, उस लड़की का बाप जब वो इंतकाल करता है तो भी इस लड़की को हंसी आ जाती है। यही है नफ्सियाती जो असर है जिसका इस कहानी के अंदर जिक्र किया गया है। फिर आगे चल करके यह हालत इस हद तक बढ़ जाती है कि खुद उसका लड़का और उसका शौहर जब उन लोगों का इंतकाल होता है तो भी वो लड़की इस मौत की खबर पर हंसने लगती है, जो कि एक अजीबोगरीब है कि एक तरफ किसकी मौत हो रही है, दूसरी तरफ किसके होठों पे मुस्कुराहट आ रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि अनोखी मुस्कुराहट इस कहानी का नाम क्यों रखा गया है। खैर, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना निगारी का यहाँ पे आपको जवाब मुकम्मल हुआ, जो कि मजमून लिखना है। आसान तरीके से मैंने बोल दिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जब आपको जवाब समझ में ना आ रहा है या फिर जवाब आपको याद नहीं हो पा रहा तो आप उसको क्या करेंगे, 2 से 3 बारी सुनेंगे, उसको अब आगे पीछे कर करके समाप्त करेंगे, तभी वो भेजे में रुकेगा। और अगर नहीं है तो फिर चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, काफी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान करना है। तो देखिए, अफसाना जो फरार है उसका मरकजी किरदार कौन अदा कर रहा है, महमूद अदा कर रहा है। जो कि महमूद एक शरीफ लड़का है, मेहनती लड़का है, छोटा है, बचपन की क्या बोलते हालत है, बचपन में अपने घर पे रहता है और घर पे रहने के साथ में उनके घर में ऐसा माहौल होता है कि उसकी अम्मी जो कि बहुत ही सख्त मिजाज की होती है और उसके अब्बू के ऊपर वो हमेशा तानाजनी चिल्ला मारी करती है, हमेशा वो लड़ाई झगड़े उसके वालिद यानी उसके अब्बू के साथ करती रहती है। और ये मामला रोज का उसके घर में होता रहता है, जिसे देख करके महमूद जो है उसके जहन के ऊपर एक गलत असर पड़ जाता है। और वो असर ये है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि औरत की जो जात है, जो शख्सियत है, वो इसी तरह लड़ाकू होती है, झगड़ालू होती है। ये उनके जहन पे यानी महमूद के जहन पे बैठ चुका है। यही वजह रहती है कि वो जिंदगी में हर काम को आसानी से कर लेता है, हर मैदान में वो जा करके कामयाब हो जाता है।
लेकिन एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि किसी लड़की से अगर मिलना है या बातें करना है, मुलाकात करना है, तो यहाँ पे वो कमजोर पड़ जाता है, वो उसका सामना नहीं कर पाता है। खैर इसी तरह का मामला होता है। उसके उसके अब्बू का 10 साल में इंतकाल, 10 साल के बाद इंतकाल हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसके अम्मी का भी इंतकाल हो जाता है। ये जो महमूद लड़का है, जो कि जिसका मरकजी ख्याल हम बयान कर रहे हैं, फिर वो अपने क्या बोलते हैं तंगदस्त यानी गरीबी हालत में जो उसके मामू होते हैं, वो अपने मामू के घर पे रहने लगता है। फिर वहां से उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल होती है। उसके बाद जाकर के कॉलेज में एडमिशन लेता है, वहां भी अच्छे खासी मेहनत करने के बाद वो अच्छे लेवल की पढ़ाई करने के बाद मुकम्मल करके कलेक्टर वलेक्टर बन जाता है। बहुत ढेर सारे पैसे वैसे कमाता है, माल दौलत कमाता है। उसके बाद जब वो घर के अंदर रहना सहना सोना उठना बैठना करता है, तो उसमें उसको इस तरह का महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मालो दौलत की तो कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है जिंदगी में, जो चाहो वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तन्हा क्यों हूँ, अकेला क्यों हूँ, क्यों ना मैं अपनी तन्हाई को, अकेलेपन को दूर करूँ। ये ख्याल का आना था। बस उसने ये इरादा किया कि अब मैं शादी करूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी जिंदगी में खुशी लाऊंगा, मैं अपने घर में चहल पहल देखना चाहता हूँ। बस ये इरादा का आना होता है कि वो अपने मुलाजिमों को बोल करके, देखो भाई मेरे वास्ते कोई रिश्ता विश्ता ढूंढो ताकि मैं भी शादी करूँ, जिंदगी की खुशी मनाऊं। बस ये इरादा अपने मुलाजिम को बताने के बाद उसके मुलाजिम रिश्ते को देखने लगते हैं। कुछ रिश्ते उसके घर पे आए होते जो कि 5 साल पहले 4 साल पहले इस तरह देखे कि ये भाई 5 साल 4 साल पहले इस लड़की का रिश्ता आया था, ये लोग तो भाई इन लोग का शादी वादी हो गया होगा। तो फिर एक रिश्ता उसमें ऐसा है कि जो कि 5-6 महीने पहले आया होता है, एक लड़की का रिश्ता। तो उसके बारे में मालूम करते हैं, पता चलता है कि ये लड़की जो है इसकी शादी अभी नहीं हुई है, ये अकेली है, तनहा है, क्यों ना मैं इसी लड़की से शादी करूं जिसकी उम्र भी कम है, उसकी पढ़ाई भी बाकी है। चुनांचे बात करने के बाद शादी यहाँ पे तय हो जाती है और निकाह भी जल्द ही कर लेता है महमूद। निकाह करने के बाद रवानगी का सिलसिला जो है वो बाकी है। चुनांचे रवानगी का ये तय होता है कि लड़की की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद रवानगी होगी। अब वो लड़की का टाइम, यानी वो लड़की कौन है, जुबैदा है। और लोग जुबैदा का इम्तिहान हो जाता है, उस इम्तिहान में वो लड़की पास भी हो जाती है अच्छे खासे नंबर से। और जुबैदा तो अपने आप में बहुत ज्यादा खुश है, मस्त है, क्योंकि एग्जाम भी अच्छे नंबर से पास कर चुकी है और जिंदगी की जो इब्तिदा होने वाली है, जो उसकी शादी जिस लड़के से हुई, वो भी काफी मालदार रईस है, पैसे वाला है। अब वहां पे रवानगी होने वाली है, लिहाजा वो तारीख हुई आ गई है जिसमें इन लोगों को रवानगी करके लेके आने का है। बस अपने तमाम जो दोस्त है, अहबाब है, रिश्तेदार है, और जितने भी रईस लोग हैं गाँव मोहल्ले में, उन तमाम लोगों को जमा करके ये लोग बैंड पार्टी के साथ एकदम बारात को सजा वजा करके ढेर सारी गाड़ियों के साथ रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद वहां पे तमाम बाराती वगैरह सब खा पी करके मस्त मौज में एकदम मस्त हो चुके हैं। अब आगे का प्रोसेस ये है कि घर में, यानी औरतों का जो घर है, उस घर के अंदर मर्द को एंट्री करना पड़ता है। ये एक रस्म है, उसके बाद ही रवानगी होती है। बस क्या था, महमूद को फिर से वही पुरानी बातें याद आ जाती है जो उसके जहन में बैठी हुई होती है। बस इस बात का ख्याल आना होता है कि ये कदम घर के अंदर रखता है, बस इसके जिस्म पूरे पसीने से लबरेज हो जाते हैं और ये लड़खड़ाने लगता है पैर, और ये अपने आप में थर्राने लगता है, इसी तरह चकरा करके वो जमीन पे गिर जाता है। तो पता चला कि वो मालूम हर एतबार से मुकम्मल होने के बावजूद इस दिवाजी जिंदगी यानी शादी वाली जिंदगी से आज भी वो नामुकम्मल रह गया। तो हमें इस कहानी से ये भी सबक मिलता है कि हम बच्चों के सामने एक अच्छे अंदाज में पेश आए ताकि अपने बच्चों के जहन के ऊपर कोई गलत असर न पड़े। तो यहाँ पे तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया है। देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा, क्या कोई खास नहीं, मगर मैं कहता हूँ कि आप अगर तवज्जो के साथ मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। यह नहीं कि एक बड़ा सा बहुत प्रोजेक्टर लगा दिया, स्मार्ट बोर्ड लगा दिया, उसके ऊपर बुक खोल दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं। बुक खोलने की तो बुक तो आपके पास भी है, यहाँ बुक पे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जहन में बिठाने की जरूरत है, और जहन में सुनने सुनाने के बाद ही कोई बात बैठती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे अपने तमाम सवालों का जवाब मुकम्मल हुआ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, शुरू में भी किया था और अभी भी यही करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम तो पता ही होगा क्योंकि आप जब वीडियो पर आ चुके हैं। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना रखिए ख्याल, अस्सलाम वालेकुम।